नमस्कार विद्यार्थियों। हम जो सर्जरी के अंतर्गत हम जो विभिन्न प्रकार की जो माइनर सर्जरीज है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि शरीर के ऊपर कोई भी मान लो स्वेलिंग या कोई उभार, बड़ा उभार, यदि कोई बड़ी स्वेलिंग, बड़ा उभार बन जाता है तो वो क्या होता है, ठीक है, उसका हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है और उसका क्या उपचार करना है। ठीक है, तो जब शरीर के ऊपर कहीं पे भी जैसे मतलब कि हम चर्चा करें इस बात के ऊपर, इस प्रकार का कोई भी सूजन आ चुकी है, उभार हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे एक सूजन आ चुकी है, बड़ी सूजन हो चुकी है। अब ये सूजन क्या है और इसका उपचार क्या करना है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो सूजन है वो या तो एब्सेस हो सकती है, एब्सेस यानी कोई फोड़ा हो सकता है, या कोई सिस्ट हो सकती है, ठीक है, या ये कोई ट्यूमर हो सकता है, या हीमेटोमा हो सकता है, या हर्निया की स्थिति हो सकती है। ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां जो है वो हो सकती हैं जब शरीर के ऊपर कोई भी उभरी हुई संरचना यदि आपको मिलती है। पशुपालक ये कहता है कि इसके ऊपर कहीं पे शरीर के ऊपर गांठ बन गई, सामान्य भाषा में कहते हैं गांठ बन गई, जबकि ट्यूमर होती गांठ का तो, और उसके सूजन आ चुकी है, कोई गांठ बन चुकी है, ऐसी जो शिकायत है वो करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना है कि वो जो सूजन है, वो जो स्वेलिंग है, वो क्या चीज हो सकती है, क्या संरचना हो सकती है। वो या तो एब्सेस हो सकता है, या सिस्ट हो सकती है, या ट्यूमर, या हीमेटोमा, या हर्निया। ये विभिन्न जो संरचनाएं हैं ये हो सकती हैं। तो इनका ध्यान रखना कि कौन कौन सी संरचना के अंदर क्या क्या पाया जाता है और उनका उपचार क्या क्या हो सकता है, इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्सेस के बारे में। एब्सेस एब्सेस सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है, फोड़ा कहा जाता है। एब्सेस जो है मवाद से भरी हुई एक गुहिका होती है, मवाद से भरी हुई गुहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सेस कहते हैं। मवाद से भरी हुई संरचना है, शरीर का ये कोई भाग है, ये विभिन्न शरीर के भागों में मांसपेशी है, एपिडर्मल, ये विभिन्न एपिडर्मिस, ये परतें हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, इनमें किसी भी कारणवश कोई भी संक्रमण की स्थिति के अंदर ये भाग जो है सूज जाता है, इसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, इस भाग के अंदर सूजन आ जाती है और फिर यहाँ इस भाग के अंदर विभिन्न प्रकार की जो बक्सकाणु कोशिकाएं हैं, ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स पहुंचती है पहले, इसके बाद में लिम्फोसाइट्स, ये जो है इस भाग के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल होगा, कोई भी संक्रमण है या कोई फॉरेन बॉडी यहाँ पे छुपी हुई है, तो उनको भक्षण करती हैं और इस भाग के अंदर ये जो है इनका भक्षण करके और किसका निर्माण कर देती है, मवाद का निर्माण कर देती है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक झिल्ली सी बन जाएगी जिसको पाइथेनिक मेम्ब्रेन बोलेंगे और इसके अंदर जो है मवाद बने। तो पहले तो आती है सूजन, तो पहले तो ये ठोस संरचना होगी और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ये मवाद बनने लग जाएगी, ये ऊपर से लचीली होती जाएगी, इसकी पकड़ जो है वो लचीली होती जाएगी। ठीक है, और इस एब्सेस में जो घेरे हुए जो झिल्ली होती है आंतरिक, जिससे मवाद का निर्माण हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पायोजेनिक मेम्ब्रेन। पायोजेनिक मेम्ब्रेन, तो ये भी ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है कि एब्सेस के अंदर जो एब्सेस को घेरे हुए जो आंतरिक झिल्ली होती है
उस झिल्ली का नाम क्या है? पायोजेनिक मेम्ब्रेन। एब्सेस को घेरे हुए जो झिल्ली है वो पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, तो एब्सेस क्या होती है? एब्सेस मवाद से भरी हुई कैविटी है शरीर के किसी भी भाग के अंदर, मवाद से भरी हुई संरचना, मवाद से भरी हुई गुहा, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सेस कहते हैं। ठीक है, शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है, बाह्य सतहों में भी हो सकती है, आंतरिक भागों में भी ये हो सकती है। ठीक है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? किसी भाग के अंदर संक्रमण की स्थिति में या बाह्य कोई भी फॉरेन मटेरियल अंदर घुस जाने की वजह से उस भाग में स्वेलिंग होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है। सूजन आएगी, किसी भी भाग में सूजन के 5 साइन होते हैं, वहां पे दर्द, ठीक है, ये इन्फ्लामेशन के 5 साइन हैं, दर्द, सूजन, वहां तापमान बढ़ जाना, उस भाग के फंक्शन में कमी आना, कार्य में कमी आना, और तापमान बढ़ गया, दर्द होता है। ठीक है, ये 5 साइन है। इन्फ्लामेशन जो है उसके 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ताप, उस भाग के ताप में वृद्धि हो जाती है, उस भाग में सूजन आ जाती है, दर्द होता है उस भाग में, और उस भाग के कार्य में कमी होती है। ठीक है, उस भाग के कार्य में कमी होती है, और एक जो है उस भाग में थोड़ी सी रेडनेस बढ़ जाती है, लालिमा आ जाती है उस भाग में। ये 5 लक्षण हैं इन्फ्लामेशन के, 5 लक्षण। तो किसी भी भाग के अंदर जब कोई फॉरेन बॉडी या संक्रमण होता है तो शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है, और उस प्रतिक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? इन्फ्लामेशन कह रहे हैं। ठीक है, उस भाग के अंदर उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये लक्षण प्रदर्शित होते हैं। वहां पे थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, सूजन, दर्द, कार्य में कमी आती है, और लालिमा। लालिमा का कारण क्या है कि उस भाग में ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? बहुत तेजी से बढ़ता है। उस भाग का ब्लड फ्लो है, उस भाग में रक्त प्रवाह है, थोड़ा तेजी से होता है। रक्त प्रवाह बढ़ने से क्या होता है? उस भाग में न्यूट्रोफिल्स इसलिए होता है क्योंकि उस भाग के अंदर न्यूट्रोफिल्स और जो भक्षकाणु कोशिकाएं हैं वो उस भाग में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और उस भाग के संक्रमण को खत्म करें। संक्रमण को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो डिफेंस ऑफ लाइन की जो सेल्स हैं वो वहां पे पहुंचती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, सेकंड, थर्ड लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये वहां पे पहुंच के और उस संक्रमण को खत्म करने के लिए वहां भक्षण करती हैं, और उस भाग की जो डेड सेल हैं उनका भी भक्षण करती है, और उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? यहाँ पे मवाद का निर्माण होता है, और ये एक गुहा सी बन जाती है। इस गुहा को हम क्या कहते हैं? एब्सेस। तो इस प्रकार से एब्सेस का निर्माण होता है। एब्सेस को जो घेरे हुए जो झिल्ली है उस झिल्ली का नाम क्या कहते हैं? उसको पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो जब एब्सेस बनता है तो शुरुआती अवस्था में इन्फ्लेम्ड अवस्था में रहेगा, तब क्या होता है? वहां पे क्या रहता है? थोड़ी सी कठोरता रहती है, सूजन आई हुई रहती है, वो भाग हार्ड रहता है थोड़ा सा, उस भाग में दर्द महसूस होता है। लेकिन जैसे 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 इसमें मवाद का निर्माण होता जाएगा, इसका एक भाग, जैसे सामान्य क्या होता है, ये जो सेंट्रलाइज्ड जो भाग है, टिप वाला भाग, ये भाग क्या हो जाता है? थोड़ा सा कोमल होने लगता है। ठीक है, और ये कोमलता धीरे धीरे फैलती है, और फिर इस भाग से ये फूट जाता है, अंदर की मवाद जो वो बाहर निकल जाती है। लेकिन पायोजेनिक मेम्ब्रेन के कारण से और मवाद का निर्माण होता रहता है, और मवाद बनती रहती है। ठीक है, तो ये इसका जो बनने का तरीका है वो होता है एब्सेस के बनने का तरीका, किस किस स्थितियों से बनता है और किस प्रकार से ये लास्ट में जाके फूटता है, इससे मवाद बाहर निकलती है। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस, पहचान, निदान कैसे करते हैं? हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्योंकि हमने देखा कोई सूजन है, उसका 5 चीजें हो सकती हैं, या तो एब्सेस हो सकता है, सिस्ट हो सकती है, या हर्निया, हेमेटोमा, ट्यूमर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका कैसे निदान किया जाता है?
तो जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती अवस्था में क्या होगा, ये है हार्ड होता है, थोड़ा कठोर होता है, जिसे दबाने पर दर्द महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। बाद में क्या होगा, बाद में इसके केंद्रीय भाग में, सामान्यतः क्या होता है इसके केंद्रीय भाग में, केंद्रीय भाग, सामान्यतः इसका केंद्रीय भाग कोमल महसूस होता है तथा परिधीय भाग हार्ड रहता है, तथा परिधीय भाग हार्ड रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये एक्सेस है आपका। तो यहाँ ये साइड से दबाएंगे तब तो यहाँ तो हार्डनेस फील होगी, अंदर केंद्रीय भाग यानी यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे पिलपिला सा ये फील होगा, लचीला कोमल फील होगा। और जो बाह्य भाग है वो क्या होते हैं, हार्ड फील होते हैं, वहां पे दर्द का एहसास होता है। ठीक है, और शुरुआती अवस्था में तो पूरा ही हार्ड सा रहेगा, और जैसे छुएंगे बहुत अधिक तेज दर्द महसूस करेगा पशु। और बाद में जैसे जैसे इसके अंदर मवाद का निर्माण होता रहता है, होता जाता है, वैसे वैसे केंद्रीय भाग, जैसे जैसे ये इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन, जैसे जैसे एब्सेस का मैच्योरेशन होता रहता है, मैच्योरेशन का मतलब अंदर मवाद बढ़ती रहेगी, केंद्रीय भाग जो है ये थोड़ा पिलपिला होता जाएगा, ये भाग जो है वो थोड़ा लचीला होता जाएगा, और परिधीय भाग हार्ड रहता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको फील जो है वो होती है। इसके अंदर जब आप नीडल घुसो के देखते हैं, नीडल प्रिक करते हैं इसके अंदर, जैसे आपने नीडल घुसाई इसके अंदर, तो आप देखेंगे नीडल के बाहर जो है मवाद जो है वो बाहर नीडल से निकलती है। इसके अंदर नीडल के चुभने पे क्या निकलती है, बाहर मवाद निकलती है। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि ये जो संरचना है वो क्या है, एब्सेस है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस हो जाता है कि ये जो संरचना है वो एब्सेस है। नीडल चुभने पे क्या बाहर निकलती है, मवाद बाहर निकलती है। ठीक है, तो आप उसको पालपेट करके अपने हाथों उंगलियों की सहायता से पालपेट करके महसूस करिए, और साथ ही साथ नीडल को चुभा के आप देख सकते हैं यदि मवाद निकलिए, इसका मतलब ये संरचना क्या है, एब्सेस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप उसका डायग्नोसिस जो है अन्य संरचनाओं से कैसे उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और कैसे आप उसको पहचान पाएंगे कि ये जो संरचना है वो एब्सेस है, सिस्ट नहीं है या ये हीमेटोमा नहीं है, ये संरचना क्या है, एब्सेस है। इसका किस प्रकार से हम डायग्नोसिस करेंगे, एक तो पालपेट करके महसूस करके देखते हैं, और साथ ही साथ उसमें नीडल चुभो के देखते हैं, तो उससे क्या होगा, क्या बाहर निकलेगा, पस बाहर निकलेगा, मवाद बाहर निकलती है। ठीक है, ये आपने इसका डायग्नोसिस कर दिया। अब हम देखेंगे एब्सेस का उपचार क्या किया जाता है। एब्सेस का क्या उपचार किया जाता है, तो इसका सर्जिकल जो उपचार है वो क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है, एब्सेस को मैच्योर करना है। यदि इमैच्योर यानी अपरिपक्व एब्सेस है, तो सबसे पहले उसका मैच्योरेशन किया जाता है, या उसको मैच्योर किया जाता है। यदि इमैच्योर एब्सेस है, यानी कि पूरा देखते हैं पूरा हार्ड है, कहीं से भी उसका लचीलापन नहीं आया, इसको हम बोलेंगे इमैच्योर।
मैच्योरेशन का तात्पर्य क्या है कि उसके अंदर मवाद का निर्माण हो चुका है और अब ये फूटने वाला है, उसको हम मैच्योर एब्सेस बोलते हैं। ठीक है, इमैच्योर यानी जो शुरुआती अवस्था का होगा तो उसको हम इमैच्योर कहते हैं, जिसमें क्या होता है बिल्कुल हार्डनेस ज्यादा रहती है, कहीं से भी वो कोमल नहीं होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये ध्यान देना आपको एब्सेस की स्थिति में कि उसको मैच्योर किया जाना बहुत आवश्यक है, और मैच्योरेशन के लिए उसके लिए ऊपर जो काउंटर इरिटेंट जो ऑइंटमेंट है वो वहां पे लगाए जाते हैं, जैसे कि आयोडीन ऑइंटमेंट। तो उस भाग पर अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है। ये आयोडीन ऑइंटमेंट क्या है, काउंटर इरिटेंट होती है। ठीक है, उस भाग के अंदर इरिटेशन पैदा करता है, इन्फ्लामेशन को एक प्रकार से बढ़ाएगा, वहां पे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह ज्यादा संख्या में पहुंचती हैं, और उस भाग के अंदर जो है वो मैच्योरेशन पैदा करती है, यानी मवाद का फटाफट निर्माण करती है। उस भाग का जो भी संक्रमणकारी वस्तुएं हैं उनको लाइसिस करके उनका पस का निर्माण जो वो करती है, इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। तो इसके लिए आप जो जनरली आयोडीन ऑइंटमेंट आता है, इस आयोडीन ऑइंटमेंट को आप उस भाग के ऊपर लगाते हैं। जैसे हम किसी भाग के ऊपर हम जब दर्द के लिए जैसे आयोडेक्स वगैरह लगाते हैं तो उस भाग में क्या होता है, आपने देखा तो थोड़ी जलन सी लग जाती है उस भाग के अंदर, उस भाग में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो वही चीज ये पैदा करती है। ठीक है, तो उस भाग के अंदर ये ऑइंटमेंट लगाने से उस भाग का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इरिटेंट की तरह वो कार्य करता है, उस भाग का रक्त प्रवाह बढ़ने से उस भाग में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो बक्सकर्ण कोशिकाएं हैं वो पहुंचती हैं, और संक्रमणकारी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका भक्षण करके वो और उनको नष्ट करने का प्रयास जो वो करती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि यदि इमैच्योर एब्सेस है तो उसको मैच्योर किया जाना होता है। ठीक है, अब उसके बाद में मैच्योर हो चुका है एब्सेस, उसके बाद में क्या करते हैं, उस एब्सेस को ओपन करते हैं, उस पे इंसिजन लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। तो मैच्योरेशन के बाद में क्या उपचार करना है, उसका एब्सेस को खोलना होता है। एब्सेस को ओपन करना, जैसे कि एब्सेस है और ये इसके अंदर पस भरी हुई है, ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन है। पायोजेनिक मेम्ब्रेन में बार बार बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम कई बार पूछा जाता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आपको पायोजेनिक मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, और ये इसके अंदर मवाद है, बस भरी हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो एब्सेस है उसका जो या तो डिपेंडेंट पार्ट या जहां से वो ज्यादा कोमल हुई हुई है उस भाग के अंदर वहां से वो फूटेगी, इसलिए उस भाग के अंदर हम जो है वो चीरा लगाते हैं। तो या तो मोस्ट डिपेंडेंट, जैसे कि मान लो ये पैर के अंदर हो रखा है, मान के चलो पैर है, ये वन पैर है, इसके इस भाग के अंदर यहाँ पे एब्सेस हो रखा है, इस प्रकार से ये एब्सेस है, इसमें हम चीरा लगाएंगे। डिपेंडेंट पार्ट का मतलब है नीचे की तरफ, यहाँ पे अपन चीरा लगाएंगे इस भाग के अंदर। इस भाग में चीरा लगाने से क्या होगा, सारी की सारी मवाद जो वो ग्रेविटी की वजह से बाहर निकल जाएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, यानी नीचे की तरफ ये बहने लग जाएगी अपने आप, हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी जो आगे की प्रोसेस है वो करते हैं। तो या तो जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है उसके अंदर चीरा लगाते हैं, या जो उसका एकदम कोमल पार्ट होता है, और जनरली क्या होता है बिल्कुल सेंटर के अंदर, क्योंकि इस भाग के अंदर ही टेंशन की वजह से, जो दबाव की वजह से ये भाग ही सबसे ज्यादा पिलपिला रहेगा, तो इस भाग के अंदर हम चीरा लगाएंगे। ठीक है,
अब जब चीरा लगाया जाता है तो वो आपको हमेशा इस प्रकार से क्रिस क्रॉस चीरा लगाना है, यानी एक तो चीरा लगा दिया ऐसे और उसके बाद दूसरा चीरा लगा दिया ऐसे, यानी ये क्रिस क्रॉस इंसिजन जो है वो लगाया जाता है इस प्रकार से। एक तो ऐसे चीरा लगा दिया आपने और दूसरा चीरा लगा दिया ऐसे। अब ये क्रिस क्रॉस इंसिजन क्यों लगाया जाता है, इसका कारण भी है। आप देखेंगे जनरली ये एब्सेस है, ये यहां से फूट गया, यहां से अपने आप ही फूट गया। अंदर जो है ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन है, अंदर मवाद है, ये मवाद क्या हो गई, बाहर निकल गई, सारी सारी बाहर निकल गई। ठीक है, अब ये जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे क्या बनाती रहती है और मवाद बनाती रहेगी। ठीक है, कुछ मात्रा में बाहर निकलती रहेगी, लेकिन ये क्या होगा, इस भाग के अंदर हीलिंग होगी, इस भाग के अंदर हीलिंग होगी और ये भाग वापस से जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, वापस ये बढ़ जाएगा, ये जो कैविटी है वापस मवाद से बढ़ जाएगी, वापस ही यहाँ से फूटेगा, वापस फूटेगा तो मवाद निकल जाएगी, मवाद निकल जाएगी, फिर वापस यहाँ पे हीलिंग हो जाएगी, ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन दोबारा ये जो है इस कैविटी को भरने लग जाती है। तो ये जल्दी ही खाली भरी हुई, खाली भरी हुई, ऐसे अपन देखते हैं ना कि कोई कई बार क्या होता है, कोई थोड़ा बोलते हैं ना खाली होना, भरा हुआ, खाली भरा होता रहता है। तो उसका कारण ये है क्योंकि जब ये जो जहां से ये फूट रही है वो स्किन तो क्या होती है, कुछ ही दिनों में उसकी क्या हीलिंग होगी, वो आपस में जुड़ जाती है और जुड़ने की वजह से क्या होगा, ऊपर से तो जुड़ जाएगी लेकिन अंदर जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं होगा ये मवाद बार बार बढ़ती रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन है और ये जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है ये जब तक डिस्टर्ब नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, तब तक ये मवाद बनाती रहेगी और नई मवाद का निर्माण होता रहेगा। ठीक है, तो इसको डिसरप्ट करना जरूरी है। दूसरा, जो ऊपर हम जहां से फूट रही है वो इंसिजन भी इस प्रकार का होना चाहिए कि वो आपस में लंबे समय तक जुड़े नहीं, इसीलिए हम किस प्रकार का इंसिजन लगाते हैं, क्रिस क्रॉस। यदि मान लो हमने ऐसा सीधा इंसिजन एक ही लगाया, बस एक इंसिजन ही लगाया, तो थोड़े दिनों के बाद में ये वापस स्किन जो ऐसे हमने एक इंसिजन लगाया, ये वापस जुड़ जाएगी। लेकिन यदि क्रिस क्रॉस इंसिजन लगाया, इस प्रकार का इंसिजन लगाया, क्रिस क्रॉस हमने ऐसे ही लगाया ना, तो उससे इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, ये चार फ्लैप होंगे, इनका आपस में जुड़ना उसमें टाइम लगेगा और तब तक हम इसके अंदर की जो भी पायोजेनिक मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करके, उसको नष्ट करके और इस एब्सेस को सही कर चुके होंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा जो इंसिजन लगाना है वो किस प्रकार का लगाना है, क्रिस क्रॉस। और इसका भी मैंने कारण बता दिया कि ताकि आपस में जो त्वचा की सतह है वो जल्दी ही जुड़कर और वापस हील ना हो जाए। इनको जुड़ने में थोड़ा समय चाहिए, तब तक क्या होगी, अंदर का जो भी इसका कैविटी के अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकल के और पायोजेनिक मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका चीरा यहाँ पे लगा दिया, क्रिस क्रॉस इंसिजन लगा दिया, इसको ओपन कर दिया। ओपन करने से सारी मवाद जो है वो बाहर निकले जाती है, ये मवाद जो क्लियर हो गए। इसके बाद में हम यदि बड़ा एब्सेस है तो अंगुली अंदर इसके एब्सेस के अंदर घुसा के चारों तरफ हम अंगुली को घुमाते हैं। इससे हम ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई, कोई कांटा वाटा चुभा हुआ था इसके अंदर, मान लो कोई कील वगैरह चुभी हुई थी, उस वजह से भी एब्सेस हो सकता है, संक्रमण की वजह से भी हो सकता है। तो ये अगर फॉरेन बॉडी इसके अंदर ही पड़ी है तो हम अंगुली अंदर घुमाएंगे तो अपने को ये फील हो जाएगी और इसको हम खींच कर बाहर निकाल देते हैं। तो यदि कोई फॉरेन बॉडी इसके अंदर होती है तो उसको हम फील करके उसको भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये कर लिया, सारी मवाद निकल गई। अब हमारा काम क्या है, इस मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करना, इसको नष्ट करना। और इसको नष्ट करने के लिए हम जो अधिक जो स्ट्रॉन्ग आयोडीन जो है वो काम में लेते हैं, टिंचर आयोडीन। ठीक है, ये जो टिंचर आयोडीन है इससे हम इसको साफ करते हैं। ठीक है, कॉटन या हमने गॉज बना के उसको इस टिंचर आयोडीन में भिगोके और इसको पूरा अंदर तक घुमाते हैं। अंदर तक घुमाने की वजह से ये जो डिसरप्ट होने लगती है, इस टिंचर आयोडीन की वजह से ये डिसरप्ट होने लगती है। इसके बाद में यदि एब्सेस ज्यादा बड़ा है तो इसके अंदर हम कॉटन की पैकिंग भी कर सकते हैं, कॉटन या बैंडेज की पैकिंग करती है हमने, इसके अंदर बैंडेज भरती और उसके अंदर क्या भरती है, ये टिंचर आयोडीन भरती है।
तो ये टिंचर आयोडीन लंबे समय तक इसके अंदर रहेगी, तो जो अंदर की पायोजेनिक मेम्ब्रेन है उसको वो नष्ट कर देती है, और पायोजेनिक मेम्ब्रेन नष्ट होने के बाद में मवाद बनना खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर या तो पैकिंग कर सकते हैं या टिंचर आयोडीन से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पूरा साफ हम करते हैं। और इसकी रेगुलर ड्रेसिंग करने से क्या होगा, ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पायोजेनिक मेम्ब्रेन खत्म होगी और इसके नीचे का जो फ्रेश टिश्यू है, जो स्वस्थ ऊतक है, वो पायोजेनिक मेम्ब्रेन उसके ऊपर होती है, वो स्वस्थ टिश्यू आ जाता है, और अब इसमें क्या होने लग जाती है, हीलिंग होने लग जाती है, ये घाव जो है वो बढ़ने लग जाता है, ये स्किन इसके चिपक जाएगी और ये एब्सेस जो है उसका घाव भर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये टिश्यू बन जाएंगे और साथ साथ जो ऊपर का इंसिजन है वो भी आपस में चिपक के घाव जो है वो भर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो छोटा सा एक सर्जिकल ये आपको मूव करना है, थोड़ा सा जो इंसिजन लगाना है एब्सेस के ऊपर, वो किस प्रकार से लगाना है, क्रिस क्रॉस इंसिजन। उसका कारण क्या है, ताकि जो ऊपरी घाव है वो बहुत जल्दी आपस में चिपके नहीं, जब तक कि हम अंदर की पायोजेनिक मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करते, उसको पूर्णतः नष्ट नहीं करते, तब तक ऊपरी जो छिद्र है वो बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे क्रिस क्रॉस इंसिजन लगाते हैं। अगर सीधा लगाएंगे तो वो जल्दी ही बढ़ जाएगा, इसलिए हम क्रिस क्रॉस इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा अपना इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है एब्सेस के अंदर, पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करना। पायोजेनिक मेम्ब्रेन नाम से जैसे स्पष्ट है, पायोजेनिक यानी पस का निर्माण करने वाली मेम्ब्रेन, जब तक ये नष्ट नहीं होगी वापस से पस बन जाएगी, जब तक इसको नष्ट नहीं करेंगे पस दोबारा बन जाएगी, ऊपर से घाव भर गया, अंदर ही अंदर दोबारा पस बन जाएगी, दोबारा एब्सेस बन जाएगा। तो ये जो बढ़ने खाली होने की स्थिति, मवाद बढ़ने वापस खाली होना, मवाद बढ़ना वापस खाली होना, ऐसी स्थिति जो है वो बार बार बनती है यदि पायोजेनिक मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो उस स्थिति के लिए हमें पायोजेनिक मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना होता है। टिंचर आयोडीन है उसकी सहायता से हम उससे मेम्ब्रेन को खत्म करते हैं, उस एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है उसकी सहायता से मेम्ब्रेन को खत्म करते हैं, और मेम्ब्रेन खत्म होने के बाद में उसके नीचे स्थित स्वस्थ ऊतक ये जल्दी ही घाव की क्रिया, घाव को भर देते हैं। ठीक है, तो ये एक एब्सेस के उपचार का तरीका है। एब्सेस क्या संरचना है, उसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे वो दिखाई देता है, किस प्रकार से महसूस किया जाता है, और कैसे उसको नीडल चुबा के हम पहचान कर सकते हैं कि एब्सेस है, और उसके बाद में पहचान के बाद में उसका क्या उपचार किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।